सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम थर्ड प्री रीड इंग्लिश, तीसरा प्री रीड इंग्लिश, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हम साप्ताहिक प्री रीड इंग्लिश का आयोजन करते हैं। हमने एक मिशन शुरू किया है, रीड इंग्लिश मिशन 30 आउट ऑफ 30। इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड में 30 में से 30 मार्क्स लाए जा सकते हैं यदि ठीक तरीके से प्रैक्टिस की जाए, ठीक तरीके के टेस्ट दिए जाएं। तो इससे पहले हम 2 टेस्ट का आयोजन कर चुके हैं, ये तीसरा टेस्ट है। जो अभ्यर्थी इसमें भाग लेना चाहें, इस टेस्ट को देना चाहें, अपना आकलन करना चाहें, अपनी स्थिति को जानना चाहें, पूरे राजस्थान भर में आपकी कौन सी रैंक है, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 9521725483 इस नंबर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे? ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे। उस मैसेज में आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। इतना करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगला जो प्री रीड हम रखेंगे वो 7 मई को रखेंगे। 7 मई शाम 6 बजे रखेंगे और 7 मई शाम 6 बजे यानी 5 बजे आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां आपका टेस्ट होगा। एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको लिंक सेंड करूंगा, उस लिंक को आप 6 बजे ओपन करेंगे, आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के इस टेस्ट के सॉल्यूशन पे। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट हैव ए साउंड? इनमें से कौन से शब्द ऐसे हैं जिनमें ये साउंड नहीं है? तो ये तो तभी पता चलेगा जब आप इन सब वर्ड्स का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखेंगे, तभी पता चलेगा। हम एक एक वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखने का प्रयास करते हैं और स्वतः ही हमारा आंसर आ जाएगा। पहला जो वर्ड है वो है पॉसिबल। इसका ट्रांसक्रिप्शन ये होगा पे के बाद में ओ की साउंड आती है इसमें, पॉसे से, ये से आता है इसमें, से के बाद ए की साउंड आती है, बे की साउंड आती है, ए और ले। ये इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है पॉसिबल। क्या बोलेंगे इसको? पॉसिबल। अब ये एग्जाम में और किस तरीके से पूछा जा सकता है? आपको पॉसिबल में ओ को अंडरलाइन कर सकते हैं। किसको अंडरलाइन कर सकते हैं? ओ को। और पूछेंगे ये कौन सी साउंड है, तो आप बताएंगे ये साउंड है। फिर आपको ये आई जो लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये कौन सी साउंड है। तो ये जो है ये कौन सी साउंड है? ये ए की साउंड है। कौन साउंड है ये? ए की साउंड है। तो हमारा क्वेश्चन भी ये था कि ए की साउंड कौन से में नहीं है। इसमें ए की साउंड है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं भी। दूसरा वर्ड कौन सा है? दूसरा वर्ड ये है, इसको देखते हैं। इसका ट्रांसक्रिप्शन है प्रेलोंग, पे रे ए। तो इसमें भी ए की साउंड है। लॉ और अंग, ये साउंड है इसमें, प्रोलॉन्ग। ठीक है, प्रेलोंग। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये इसमें भी है। थर्ड जो हमारा ऑप्शन है वो है CLERK। इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, अभी कलाक होता है इसका, कलाक। ये इसका कलरक जो आप बोलते हैं वो नहीं होता है, कलाक। ये आ की साउंड होती है इसमें और ए की कहीं भी साउंड नहीं है इसमें। इसका यदि अमेरिकन ट्रांसक्रिप्शन और ब्रिटिश ट्रांसक्रिप्शन जो अंतर होता है वो ये होता है कि इसका ट्रांसक्रिप्शन ये बहुत सारी जगह आपको ये ए भी लिखा हुआ मिल सकता है। कौन सा? ये ए भी लिखा हुआ मिल सकता है। कई बार बच्चे मैसेज करते हैं कि सर डिक्शनरी में 2 ट्रांसक्रिप्शन दिए हुए हैं, बेटा वो ब्रिटिश और अमेरिकन का डिफरेंस है, इसलिए कोई तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों इसके सही ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन इसमें ये साउंड कहीं भी नहीं है और ये साउंड नहीं है, इसका मतलब हमारा ये आंसर हो गया। उसके बाद में इसको देखते हैं, कौन सा वर्ड है? टेरेबल। कौन सा वर्ड है? टेरेबल। ट्रांसक्रिप्शन करके देखते हैं, ऐसे नहीं पता चलेगा। टे रे ए बे ए और ले, टेरेबल। ये इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है। तो मुझे लगता है कि चीजें आप लोगों को ठीक से समझ आ रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज ये साउंड?
इनमें से कौन से शब्द में ये की साउंड है। पहले तो ये जान लो कि ये क्या नहीं है, जय नहीं है, ये क्या है, ये की साउंड है। क्लियर होगी बात। अब इनका हम देखेंगे कौन से में ये की साउंड है। ऊपर लिखा हुआ है कौन से में ये की साउंड है, तो कौन सी में है देखते हैं। ये वर्ड है पॉल्यूशन, इसका ट्रांसक्रिप्शन ये होता है पे के बाद में ए की साउंड होती है, इसमें पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा जाता है पॉल्यूशन। आपको ध्यान क्या क्या रखना है वो देखो। इसमें सबसे पहले तो ये ओ को अंडरलाइन कर सकते थे कि ओ को अंडरलाइन क्या, ओ कौन सी साउंड है, तो ओ ये साउंड है। फिर TION, जिस भी शब्द का अंत TION से होता है आपको जान लेना चाहिए कि वहां ये से आता है। कौन सा से आता है, ये से आता है, और उसका फिर जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वो ये हो जाता है से, ए और न। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। ध्यान रखेंगे आप इस बात का, ये से होता है। तो इसमें तो कहीं भी किसकी साउंड नहीं है, ये की साउंड नहीं है। दूसरा देखते हैं, बहुत बार ये भी पूछा हुआ भाई, और पूछा जाना चाहिए एग्जाम में, स्टूडेंट होता है इसका, स्टूडेंट। ये ट्रांसक्रिप्शन लिख रहा हूं मैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट, डे ए ने टे, स्टूडेंट। तो इसमें किसकी साउंड है, ये की साउंड है इसमें, स्टूडेंट में है ना, ये देखो ये की साउंड है, स्टूडेंट बोला जाता है इसको। तीसरा वर्ड जो है वो है, ये देखिएगा, ये ONION। हमने बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है, बहुत अच्छे प्रश्न हमने चुने हैं जो आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से जांच सकें। वर्ड देखिएगा कौन सा है, इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है एनियन, ए ने ये ए और न, एनियन। ओनियन बोलते हैं आप लोग इसको, जबकि ओनियन नहीं है, एनियन है ये। तो इसमें भी कौन सी साउंड है, ये की साउंड है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमने बी और सी दोनों ठीक माने हैं। ठीक है, तीसरा जो वर्ड है ये देखिएगा, बचपन से सीखते आ रहे हैं, LION। इसका सही ट्रांसक्रिप्शन लॉइन नहीं होता है, लाइन होता है, लाइन। ये इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है, लाइन। ठीक है, ये इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है। चीजें आप लोगों को ठीक समझ आ रही हैं, ये इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है। क्लियर हो गई बात ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिंस विद अ डिफरेंट साउंड। इनमें से कौन सा जो वर्ड है जो भिन्न ध्वनि से शुरू होता है। ट्रांसक्रिप्शन करना ही पड़ेगा तभी पता चलेगा। पहला वर्ड है ओल्ड, कौन सा है भाई, ओल्ड। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन लिख लेते हैं अपन, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है ओल्ड। ठीक है, इसका मतलब इसकी शुरुआत यहां से हो रही है, ओल्ड से। दूसरा वर्ड है ऑन, इसको ऐसे लिखा जाता है ऑन। ठीक है, इस वर्ड को आप ध्यान देंगे, इसमें वे की साउंड नहीं होती है, जबकि लगता यह है कि ओवन होता है, जबकि ऑन नहीं होता है, ऑन होता है। इसमें वे की साउंड नहीं होती। ये भी सी से शुरुआत, इसकी भी सी से शुरुआत। तीसरा वर्ड है ऑक, इसका ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं क्या है। इसका ट्रांसक्रिप्शन ये होता है ऑक, इसका मतलब इसकी शुरुआत भी सी साउंड से है। तो निश्चित रूप से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसका ट्रांसक्रिप्शन भी करके देख लेते हैं। इसका ट्रांसक्रिप्शन है, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन ऑयल, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है, तो ये अलग साउंड है। अब आगे अपन चलते हैं फोर्थ में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉइस्ड साउंड। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है ये, आपको समझना चाहिए कि वॉइस साउंड कौन सी होती है। पहले तो ये जाने कि ये डे जो है ये टे बोला जाता है, वॉइस्ड है ये। क्या लिखोगे इसको, वॉइस्ड साउंड बोलेंगे। नॉट ए वॉइस्ड साउंड, इसका मतलब ये पूछ रहा है वॉइसलेस, यही तो पूछ रहा है। नॉट ए वॉइस्ड का मतलब क्या है, वॉइसलेस साउंड पूछ रहा है। तो इनमें से कौन सी साउंड ऐसी है जो वॉइसलेस साउंड है, आपको इतना ही बताना है बस। तो इतना बताने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि वॉइस साउंड कौन सी होती हैं, वॉइसलेस कौन सी होती हैं। देखिएगा टोटल साउंड कितनी, 44, दिक्कत किसी तरह की नहीं। उसके बाद में इसमें 20 और 24, ये आप जानते हैं वाउल साउंड होती हैं, ये कंसोनेंट साउंड होती है। ये सारी की सारी साउंड वॉइस्ड साउंड है। कैसी है भैया, वॉइस्ड, यानी सारे के सारे वाउल साउंड जो होते हैं ये वॉइस्ड साउंड होती हैं। इन 24 में से सामान्यतया 9 साउंड ऐसी हैं
जिनको वॉइसलेस माना जाता है। कैसा माना जाता है? वॉइसलेस। बची हुई 15 साउंड को भी वॉइस्ड माना जाता है। तो क्यों नहीं हम ये 9 वॉइसलेस याद कर लें, बाकी बचे हुए सारे तो वॉइस्ड होते ही हैं। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ये 9 याद कर लीजिएगा, बाकी सभी वॉइस्ड हैं। तो इस 9 को मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं एक बार, और फिर उसमें से हमारा आंसर भी मिल जाएगा। वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूं कि ये साउंड है, ये थ की जो साउंड है ये कैसी होती है? वॉइसलेस साउंड होती है, बाकी सभी ये वॉइस साउंड है। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा आप लोग। क्या याद करनी हमें? वॉइसलेस करनी है। कितनी होती हैं? 9 होती हैं। अभी याद करवा देता हूं आप लोगों को। याद कीजिएगा, पे, टे, के। पटक याद कर लीजिएगा इसको, पटक। कितनी साउंड हो गई? 3 साउंड तो हो गई पटक, ठीक है। उसके बाद में चे, फे और थे, ठीक है। थे की साउंड याद कर लीजिएगा, थे, ठीक है। वॉइसलेस पूछा था हमने, बता दिया थे। पटक, चफत, ऐसे याद कर लीजिएगा इनको। पे, टे, के, पटक, चे, पे, टे, के, चे, फे, थे, फे, ठीक है। पे, टे, के, चे, फे, थे। कितनी हो गई? 6 हो गई। 3 और बच के 3 और लिखवा देते हैं आप लोगों को, याद भी हो जाएंगे अभी। ये से और है, ठीक है। तो क्या होगी? पटक, चाफत, से है। ये 3 साउंड जो है, 3 + 3 + 3 9 हो गई। 9 साउंड कैसी हैं? वॉइसलेस साउंड है, बाकी सभी वॉइस्ड साउंड है। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। द अंडरलाइंड साउंड इन द वर्ड, इस वर्ड में अंडरलाइंड साउंड कौन सी है? यानी ये लिखा हुआ है OVEN, आपको इसको अंडरलाइन किया हुआ, ये बताना है कि कौन सी साउंड है। ट्रांसक्रिप्शन देखना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन के बिना आप क्या नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे। और इसका ट्रांसक्रिप्शन है ए, वे, ए और न, एवन। ओवन कोई नहीं बोलेगा, इसको क्या बोलेंगे? एवन बोलेंगे। अब आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी साउंड है? ये साउंड है इसमें, कौन सी? डी वाली। शुरुआत किससे? इसकी डी वाली साउंड से। क्लियर हो गया? तो ये हमारे 5 क्वेश्चन फोनेटिक्स से रिलेटेड थे और हमने इनको बहुत अच्छे से समझ लिया। कुछ नई चीजें भी हमने सीखी हैं। उसके बाद देखते हैं 6th क्वेश्चन। मॉडल का है बेसिक्स क्वेश्चन। यू आर क्रिटिकली इल, आप बहुत बीमार हैं। यू कंसल्ट डॉक्टर इमीडिएटली, आपको एक डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। किसका भाव है भैया? NECESSITY, नेसेसिटी का भाव है। किसका भाव है? नेसेसिटी। और नेसेसिटी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मस्ट का प्रयोग किया जाता है। आपके पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ही चाहिए। ये क्रिटिकली इल है आप। उसके बाद देखिएगा भाई, यू हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं। यू बाई एनी मोर, आंसर करो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास बहुत बुक हैं, आपको और बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। नीड नॉट का प्रयोग होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो है लैक ऑफ नेसेसिटी। किसका प्रयोग है? लैक ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी की अभाव जो है, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी होता है। देखिएगा, जब नेसेसिटी हो, ध्यान से समझिएगा, जब नेसेसिटी हो तब तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ता है? मस्ट का। और जब लैक ऑफ नेसेसिटी हो या फिर एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी हो तब आपको किसका प्रयोग करना पड़ता है? नीड नोट का प्रयोग करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे देखिएगा, ये इडियम फ्रेजेस में से क्वेश्चन है। आई जस्ट पेड हिम लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, मैंने उसको लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। कैसी कॉम्प्लीमेंट होती है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट? देखते हैं एक बार। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला आंसर ऑनेस्ट नहीं, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसकी अच्छाई बताना, उसको थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंट देना। ऑनेस्ट नहीं होता है। वेल डिजर्व्ड, वेल डिजर्व्ड यानी जिसका वो हकदार है, वो भी नहीं होता है। इनसिंसियर, ये इसका सही आंसर है। इनसिंसियर का मतलब होता है वास्तव में मैं उसको कॉम्प्लीमेंट देना नहीं चाह रहा था, इनसिंसियर है। और फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है? लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू आर नॉट सिंसियर व्हेन यू आर प्रेजिंग समबडी।
You are not sincere when you are admiring somebody. That is called a left-handed compliment. Is it clear? मुझे लगता है कि चीजें आप लोगों को ठीक समझ आ रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें. प्रोटैगनिस्ट इज रिलेटेड टू. प्रोटैगनिस्ट का मतलब किससे है, उसका संबंध किससे है. देखो पहले तो ये जान लो कि व्हाट इज अ प्रोटैगनिस्ट. प्रोटैगनिस्ट होता क्या है. प्रोटैगनिस्ट होता है अ मेजर कैरेक्टर. अ मेजर कैरेक्टर होता है, मुख्य पात्र होता है. क्या होता है ये, मुख्य पात्र. किसी भी लिटरेरी वर्क में जो मुख्य पात्र होता है उसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं. किसी भी लिटरेरी वर्क में. इट मे बी ए ड्रामा, इट मे बी ए स्टोरी, इट मे बी एलेजी, इट मे बी एनीथिंग एल्स. कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य रूप से संबंध किससे होता है, ड्रामा और स्टोरी से होता है. लेकिन हमने तो पूछा किस किस से होता है, तो एलेजी से भी होता है. एलेजी में भी जिसके बारे में जिक्र किया गया है, जिस प्रकार से एडोनिस है, तो उसमें किसी के मरने पर लिखी हुई है. ठीक है, तो वो उसमें मेजर कैरेक्टर है, तो क्या है, प्रोटैगनिस्ट है. तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोटैगनिस्ट. क्लियर. आगे देखिएगा क्वेश्चन. इन पेट्रार्कन सोनेट वोल्टा अकस. पहले तो ये समझिएगा कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि वोल्टा किसकी विशेषता है. वोल्टा इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसकी विशेषता है वोल्टा, तो पेट्रार्कन सोनेट की, ऐसा भी आ सकता है. फिर व्हाट इज वोल्टा. वोल्टा होता क्या है, वोल्टा होता है अ टर्न इन थॉट. टर्न, TURN, टर्न इन थॉट या टर्न इन थीम. थीम में, थॉट में चेंज आता है. ठीक है, ये पेट्रार्कन सोनेट की विशेषता होती है, जहां पहली 8 लाइन में कुछ अलग मूड होता है और फिर वो मूड चेंज होता है. ये चेंज जो होता है वो क्या कहलाता है, वोल्टा कहलाता है. अब ये होता कहाँ है, 8 लाइन, पहली 8 लाइन जो होती है वो क्या कहलाती हैं, ऑक्टेव कहलाती हैं. अंतिम 6 लाइन वो क्या कहलाती हैं, सेस्टेट कहलाती हैं. और ये इनके बीच में होता है, तो यानी 8वीं और 9वीं लाइन के बीच में होता है. ऑप्शंस बिटवीन 6th एंड 8th, 7th और 8th नहीं होता है. बिटवीन 6th एंड 7th भी नहीं होता है. कहाँ होता है, बिटवीन 8th एंड 9th होता है. तो ये इसका सही आंसर है. इन लास्ट 2 लाइन्स ये नहीं होता है. ठीक है, आगे देखिएगा. द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश. प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या होते हैं, तो वे साइकोलॉजिकल होते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं. जिस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन जो हो साइकोलॉजिकल है, बच्चे को साइकोलॉजिकली तैयार करना होता है. पेडागोजिकल होते हैं, शिक्षा शास्त्र से संबंधित होते हैं. कौन सी चीजें मैक्सिम्स हैं वो ज्यादातर शिक्षा, और लिंग्विस्टिक्स भाषा विज्ञान से संबंधित होते हैं. यानी जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें 3 चीजें शामिल होती हैं. मनोवैज्ञानिक नियम होते हैं उसमें, शिक्षा शास्त्र से संबंधित होते हैं और भाषा विज्ञान से संबंधित होते हैं. ये सारी चीजें प्रिंसिपल्स में शामिल होती हैं. तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज. मैच द फॉलोइंग. मैच कीजिएगा भाई. ये आपको को पढ़ा होगा, एक प्रिंसिपल होता है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन. तो एक ग्रुप बनाए जाते हैं. ठीक है, तो ये फ्रेल, ग्रेल, ट्रेन, ब्रेन, एक प्रकार की साउंड आ रही है, आप देख रहे होंगे. तो ये कैसा है, फोनेटिक ग्रुपिंग है, यानी एक में ए सही है. टीच, टीचर, टीचिंग, ये लेक्सिकल ग्रुपिंग है, बिल्कुल ठीक है. शब्द को जब आप इस तरह से करते हो तो ये लेक्सिकल ग्रुपिंग होता है. एक लेक्सिकल ग्रुपिंग का उदाहरण और भी होता है, एक ही टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है, एक ही टॉपिक से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो भी लेक्सिकल ग्रुपिंग होती है. तो ये लेक्सिकल ठीक है. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सेमेंटिक ग्रुपिंग होता है. हाँ ये सही है, सेमेंटिक का मतलब होता है एक जैसी, लगभग एक जैसे अर्थ वाले. तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लगभग एक ही चीज है, तो ये क्या है, सेमेंटिक हो गया. तो ये भी ठीक है. माई बुक, हिज बुक, हर बुक, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग है. जब ग्रामर सिखाई जाती है तो इस प्रकार से ग्रुपिंग करके सिखाई जाती है. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ABCD. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. ये इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट CLT. मैं अपने हर क्लास में, हर क्वेश्चन पेपर में कहता हूं कि CLT बहुत इंपॉर्टेंट है. CLT को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए. पहले जो 2 पेपर हुए हैं उनमें भी हमने CLT से क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें भी CLT से क्वेश्चंस दिए हैं. एक बात और भी,
जो लोग आज पहली बार चैनल पे हैं और वो चाहते हैं कि पहले दो जो हमने प्री रीड लिए थे उनका सोल्यूशन वो देखें, तो मैं इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसके लिंक दे दूंगा उन दोनों के, प्री रीड पहले का सोल्यूशन और प्री रीड दूसरे का सोल्यूशन, वहां जाके देख लें। और वहां भी यदि आपको नहीं मिलते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ रीड इंग्लिश नाम से आप देखेंगे तो रीड इंग्लिश के सभी वीडियोज वहाँ हैं, आप सारे के सारे वीडियोज वहाँ जाके देख सकते हैं। और जो लोग देख रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो वीडियोज को शेयर करें। मैं अपनी तरफ से, मुझे लगता है ऐसा, पता नहीं सही है या गलत है, ठीक ठीक मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और यदि आपको भी लगे कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी बनती है कि आप बाकी लोगों तक भी इसको पहुंचाएं। आप जरूर पहुंचाते हैं, पहुंचाते रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट CLT, इनमें से कौन सा CLT के बारे में सही नहीं है? द टारगेट लैंग्वेज इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड टू मेंटेन ए कल्चरल आइलैंड इन क्लासरूम, बिल्कुल ठीक बात है। टारगेट लैंग्वेज को यूज किया जाता है कल्चरल आइलैंड, यानी एक द्वीप सा बनाया जाता है कि वहां वैसी वैसी भाषा को यूज किया जाए। CLT में यही सिखाया जाता है कि टारगेट लैंग्वेज को ठीक तरीके से। ग्रामर इज इंडक्टिवली टॉट, ग्रामर को इंडक्टिवली टॉट किया जाता है वेयर लर्नर्स आर इनकरेज्ड, जहां लर्नर्स को ग्रामर को इंडक्टिवली टॉट किया जाता है, यानी रूल्स वगैरह नहीं लिखाए जाते ऐसे। लर्नर्स आर इनकरेज, जहां लर्नर्स को इनकरेज किया जाता है टू मेक देयर ओवन जनरलाइजेशन अबाउट ग्रामर रूल्स, वहां खुद अपने ग्रामर रूल के बारे में जनरलाइजेशन बनाएं। इन ग्रामर तो सीखें लेकिन ऐसा नहीं कि सिस्टमेटिक ढंग से नहीं, तो वो भी ठीक किया जाता है, सही बात है, CLT में ऐसे ही होता है। द एम्फेसिस इज ऑन द मास्टरी ऑफ लैंग्वेज फॉर्म्स, ये नहीं होता है। इसका जो एम्फेसिस होता है वो मास्टरी ऑफ लैंग्वेज फॉर्म्स पे नहीं होता है, मास्टरी ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसमें जो फोकस होता है कहाँ होता है? मास्टरी ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मास्टरी ऑफ डिस्कशन होता है, मास्टरी ऑफ डिस्कोर्स होता है, ये सब चीजें इसमें होती हैं। तो ये इसका सही आंसर नहीं है। नॉट ओनली एक्यूरेसी बट ऑल्सो फ्लुएंसी इज इवेलुएटेड बाय द टीचर, ये ठीक बात है। एक्यूरेसी नहीं बल्कि क्या है, फ्लुएंसी भी इसमें देखी जाती है, तो ये भी सही बात है। तो इसका सही आंसर आपने देख लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एक्टिविटी इन CLT, CLT की जो एक्टिविटीज होती हैं क्लास में वो इनमें से कौन सी नहीं है? सबसे पहले स्क्रम्बल्ड सेंटेंस देखते हैं, ये है उसमें अलग अलग सेंटेंस को दिया जाता है, स्क्रम्बलिंग करके बच्चा उसको ठीक तरीके से सेंटेंस बनाता है, टारगेट लैंग्वेज में बोलता है। लैंग्वेज गेम्स ये भी है, इससे भी कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया जाता है। रोल प्लेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट CLT की एक्टिविटी है। गिविंग एंड ओबिंग कमांड्स ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट, इन मैटर ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन द रोल ऑफ होम लैंग्वेज इज, होम लैंग्वेज का क्या रोल होता है द्वितीय भाषा अधिग्रहण में? द्वितीय भाषा सीखने में होम लैंग्वेज क्या काम आती है? उसका नेगेटिव रोल होता है कि उसका पॉजिटिव रोल होता है कि उसका कोई रोल ही नहीं होता है? नेगेटिव एज डिस्टर्बिंग ऑब्स्टिकल, नहीं, नेगेटिव नहीं होता है। पॉजिटिव एज सपोर्टिंग टीचिंग टूल, ये सही आंसर है बिल्कुल इसका। होम लैंग्वेज का रोल जो होता है वो सपोर्टिंग टूल के रूप में होता है। जहां कहीं भी एग्जाम में आए आप समझ लेना कि क्या है, सपोर्टिंग टूल के रूप में होता है इसका यूज। न्यूट्रल भी नहीं होती है और नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटेजी ऑफ रेमेडियल टीचिंग, इनमें से कौन सी एक स्ट्रेटेजी नहीं है किसकी? रेमेडियल टीचिंग की नहीं है। फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग प्लान्स, ये तो होता है, ये भी टीचिंग प्लान तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो है। रोल प्लेइंग सिचुएशन ये नहीं है, रोल प्लेइंग होती है CLT से रिलेटेड होती है, रोल प्लेइंग एक्टिविटी इज रिलेटेड टू CLT। करिकुलम अडेप्टेशन, अडेप्शन ये भी होता है, करिकुलम अडेप्शन ये होता है, अडेप्ट किया जाता है, ये पूछा जाता है कई बार भी। अडेप्शन का करिकुलम को अपने हिसाब से अडेप्ट किया जाता है, अपने हिसाब से उसको तैयार किया जाता है, ये सही है, अडेप्ट किया जाता है। असेसमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ लर्निंग, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, बच्चों का असेसमेंट किया जाता है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो इसका सही आंसर है वो कौन सा है? बी। नेक्स्ट देखिएगा, रेमेडियल टीचिंग एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स, तो दो तीन चीजें आप लोग समझिएगा। रेमेडियल टीचिंग है वो किसका पार्ट होती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का होती है। इसका मतलब क्या है? डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, बिल्कुल सही है।
रेमेडियल टीचिंग का मतलब ही होता है कि डायग्नोस कीजिएगा और जो गैप रह गए उन गैप को क्या कीजिएगा, दूर कीजिएगा। गिविंग द स्टूडेंट्स ग्रेड्स ये नहीं, फाइंडिंग आउट एजुकेशनल अचीवमेंट्स नहीं, और ऑर्गेनाइजिंग कंटिन्यूस टेस्ट ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आपने देख लिया है। नेक्स्ट देखिएगा, रेगुलर, इसको रेगुलर नहीं कहते हैं, इसका सही ट्रांसक्रिप्शन होता है रेगुलर, इसमें भी ये की साउंड होती है। रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर बाय द टीचर इज अ पार्ट ऑफ, टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर का रेगुलर ऑब्जर्वेशन करता है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव। ठीक है, समेटिव लिखना चाहिए था, यहां छोड़ लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन से आता है, देखो लॉन्ग वाला तो नहीं है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं, ट्रू और फॉल्स जो है ये भी ऑब्जेक्टिव का हिस्सा होते हैं। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स ऑब्जेक्टिव का हिस्सा होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, तो ये इसका सही आंसर मिल जाएगा। आगे देखिएगा, NCF 2005 recommends that 25 to 40% questions should be, 25 से 40% क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, शॉर्ट, लॉन्ग, ऑब्जेक्टिव और नन ऑफ दीज, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होने चाहिए। इसका सही आंसर ये है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिएगा, अब आता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, कई बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमारे जब आपने टेस्ट लिया तो हमारे फ़ोन में अनसीन पैसेज नहीं खुला, दिखाई नहीं अनसीन पैसेज था क्या नहीं था। बेटा वो उनके फ़ोन की प्रॉब्लम है, आपके फ़ोन में नो पिक्चर मोड है इसलिए वो दिखता नहीं है, इसलिए आप उसकी सेटिंग सही कीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा 21, मोर एवर क्वीन एलिजाबेथ वॉज एन एडमिरर टू हिज आर्ट, द अंडरलाइंड वर्ड एक्सप्रेसेस, मोर ओवर जो है ये क्या बता रहा है, मोर और ज़्यादा, तो एडिशन बता रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द थर्ड सेंटेंस ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, फैलेसी का क्वेश्चन है, पहले थर्ड सेंटेंस देखना पड़ेगा। थर्ड सेंटेंस है ये देखिएगा, द टेम्पेस्ट मस्ट बी ए गुड प्ले बिकॉज शेक्सपियर हैज रिटन इट, टेम्पेस्ट अच्छा प्ले है क्योंकि इसको शेक्सपियर ने लिखा है। ये बात सही है क्योंकि मेरे दादाजी ने कही है। वो अच्छा क्रिकेटर बनेगा क्योंकि सुनील गावस्कर ने कहा है। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स कौन सी फैलेसी के होते हैं, फैलेसी ऑफ डिवीजन के नहीं होते हैं, फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन के भी नहीं होते हैं, फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी के भी नहीं होते हैं, ये होता है फैलेसी ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, 5-6 फैलेसी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये जो मैंने ऑप्शन में दिए हैं इनको तो जरूर पढ़ लीजिएगा। फैलेसी ऑफ डिवीजन, फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी, हेस्टी जनरलाइजेशन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन और फैलेसी ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, ये 5-6 तो जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं भी बहुत जल्द आप लोगों को फैलेसी का बहुत शानदार वीडियो देने वाला हूं, कंप्लीट वीडियो। द ड्रामाज ऑफ बेन जॉनसन, ये कॉनकॉर्ड का क्वेश्चन है। द ड्रामाज ऑफ बेन जॉनसन, ये जो सब्जेक्ट है इसमें ड्रामाज है, से पहले वाला होता है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। तो स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो कौन सा है, स्टूडेंट्स है। सबसे पहले द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज, क्वालिटी, तो इसमें प्लूरल है और आगे बीन लगा हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हैव बीन। व्हाट बेन जॉनसन हैज गिवन इन हिज ड्रामाज, ये क्लोज है और जब क्लोज को सब्जेक्ट माना जाता है तो सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है, सिंगुलर, इसको सिंगुलर नहीं कहेगा कोई भी, इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है सिंगुलर। तो सिंगुलर इसमें कौन कौन सा है, इज और हैज, हैज यहां आएगा नहीं, क्या जाएगा, इज, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, शेक्सपियर इज ए कंटेम्परेरी ऑफ बेन जॉनसन लिविंग इन द, आगे देखते पूछ क्या रहा है इसमें, हाउ मेनी कंजंक्शंस हैव बीन यूज्ड, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखते हैं कितने गिनते हैं इसमें। शेक्सपियर इज कंटेम्परेरी ऑफ बेन जॉनसन लिविंग इन द फॉलोइंग, सॉरी फ्लावरिंग एज है ऑफ ड्रामा एंड इफ, दो तो यही हो गए, एक एंड हो गया और एक क्या हो गया, इफ हो गए। दो नोट कर लें भी, कहीं भी दो लिख लें, कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। दो, वर नॉट मच पॉपुलर, वाई, 3,
ही शुड राइट सो मेनी प्लेज एंड, एक और जोड़ देते हैं, वाई एक और जोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, टुडे एज, एज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट, एज नहीं है भाई, एज कई बार कंजंक्शन होता है और कई बार नहीं होता है। यहां जो एज है वो एडवर्ब है, एज। देखो एज जब बिकॉज का रूप ले, जब बिकॉज का आंसर करे तब वो कंजंक्शन होता है, ये कंजंक्शन है। 2 3 4 5, तो इसमें कितने हो गए, 5 कंजंक्शन है इसमें, और इसका सही आंसर ये है। देखो ही डिड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आया। एज ही वॉज इल, या फिर ही इज इल, तो एज यहां कंजंक्शन है एज, ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद में देखते हैं अनसीन पॉइंट, पहले पढ़ेंगे नहीं, पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। द फर्स्ट लाइन ऑफ द अबव स्टेट इज एन एग्जांपल ऑफ, पहली लाइन किसका एग्जांपल है, अब देखनी पड़ेगी पहली लाइन। व्हेन द मेलंकली फिट शैल फॉल, मेलंकली किससे संबंधित है, इससे थोड़ा हटके बात कर रहा हूं। जहां कहीं भी मेलंकली आए आप समझना कि वो क्या है, एलेजी है, इससे कोई संबंध नहीं है, वैसे ही बता रहा हूं। आपसे पूछा ये कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, अलिट्रेशन, फे है, अलिट्रेशन तो है ही है, इसका मतलब ए आंसर तो ठीक है। और भी कोई है क्या, बट व्हेन द मेलंकली फिट शैल फॉल, जब मेलंकली गिरती है, इसका मतलब इसमें मेटाफर भी है, इनडायरेक्ट कुछ बता रहा है। मेलंकली जैसी आके गिरती तो है नहीं। एक और बता दूं आप लोगों को, यदि इससे मेटाफर की जगह पर्सोनिफिकेशन ऑप्शन होता तो ज्यादा ठीक रहता। ये किसका एग्जाम्पल है, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन आप लोगों को जानना होगा कि पर्सोनिफिकेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मेटाफर, वो भी मेटाफर की ही एक टाइप है। लेकिन मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन दोनों ऑप्शन होते तो आप इसमें क्या करते, क्या करते भी इसमें पर्सोनिफिकेशन करते। अब हम इसमें करेंगे ए और सी, आगे देखिएगा। इन सेकेंड लाइन ऑफ द अबव स्टेट द टेनर इज, ये नया कॉन्सेप्ट है समझिएगा। 2 वर्ड होते हैं टेनर, TENOR, और एक व्हीकल, VEHICLE। ये सिमिली और मेटाफर में होते हैं, जिस तरह से उपमा और उपमेय नहीं होते क्या, उसी तरीके से टेनर और व्हीकल होते हैं। जिस तरह जिसके राहुल इज अ लॉयन, राहुल इज अ लॉयन, तो राहुल जो है वो इसमें टेनर है, और व्हीकल जो है वो कौन है, अ लॉयन है। समझ में आ गई। तो उसके बाद देखिएगा कौन सा है इसमें, ये पूछ रहा है कि टेनर है कौन सा। तो सेकंड लाइन में जो टेनर है ये हेवन टेनर है, ठीक है। वैसे यदि इसको दोनों को मिला के आप यहां करोगे तो फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेलंकली हो जाएगा, लेकिन यहां इसका क्या है, हेवन है, ठीक है। एक्चुअल आंसर मेलंकली होना चाहिए। तो अबव पोएटिक लाइंस आर एन एग्जांपल ऑफ, ये परफेक्ट राइम है भाई, क्या है, परफेक्ट राइम है। जो बच्चे, हमने राइम का एक बहुत शानदार वीडियो बनाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लें। फॉल देखिएगा ये परफेक्ट है कि नहीं है, ये सेम बाउल है, आगे सेम है। ऑल, ये देखो आगे है उसी तरह से। क्लाउड, ओ से शुरू होता है, OUD, और ये भी क्या है, OUD। तो ये परफेक्ट राइम है। कैसी राइम है ये, परफेक्ट राइम। डिटेल से समझना हो तो आप वहां समझ लेना उस वीडियो में जाके। इन द सेकेंड लाइन ऑफ द अबव स्टेट द टेनर इज, ये हो गया, ये हो गया। इन द अबव पोएटिक लाइंस हैज बीन पर्सोनिफाइड, मेलंकली को पर्सोनिफाइड किया हुआ, पहली लाइन में हमने देखा था। एंड फीड डीप डीप अपॉन द पियरलेस आईज, देखो डीप, फीड, डीप किसका एग्जाम्पल है भैया, एसोनेंस का एग्जाम्पल है। इस तरीके से हमने अपना पेपर का सोल्यूशन कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।